हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी अपार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आप शानदार होंगे और तैयारी भी आपकी शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर के। वो अब तोहफा क्या है दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे दौलत खान सर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा मैं यूं कहूं कि अगर यूं कहूं मेरे पास शब्दों की कमी है सर, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। अगर दोस्तों अगर बात की जाएगी आपको हिस्ट्री वाला पार्ट और आईआर वाले पार्ट की अगर हम चर्चा करेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से अगर अपने को कवर करना है तो वो अब आपके साथ में उपस्थित हो गए हैं, आपसे जुड़ चुके हैं आपके और हमारे सबसे प्यारे प्रिय सर दौलत खान सर। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी आपकी यूपीएससी की अगर हम चर्चा करें या फिर स्टेट पीएससी की अगर बात की जाए, काफ़ी वर्षों का अनुभव है सर के पास में और वो अनुभव जो है ये अनुभव हमारे साथ में साझा करने वाले हैं। गाइज एक बार आप लोग सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सर मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जो हमारे लिए आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, प्रीलिम्स की बात अगर की जाए या फिर मेंस की अगर बात की जाए, एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट जो है वो कवर करता है आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट और वो एक बेहतरीन ढंग से आपको सर करवाने वाले हैं। सो गाइज बिल्कुल आग लगा के रखनी है अपने सभी दोस्तों के साथ में, जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और अब चलते हैं दौलत खान सर के पास में, क्या कहना चाहेंगे सर आप? शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका। आपने मुझे ये मंच दिया वाईफाई का। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि यूपीएससी में फाउंडेशन बैच को किस प्रकार से तैयार किया जाए, मेंस के बैच को किस प्रकार से तैयार किया जाए, बच्चों को राइटिंग स्किल्स में किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और यूपीएससी में अब तक किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं इतना बेहतरीन प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार से हम फेस टू फेस जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी प्रकार से ऑनलाइन क्लास का ऐसा बेहतर प्रयास करेंगे कि इंशाल्लाह एक ही इस क्लास के अंदर अपना बेहतरीन व्यूज़ और रिजल्ट आएगा। और मैं आप लोगों से अपेक्षा करूँगा कि जिस अनुरूप जिस ऊर्जा के साथ हम आपके साथ में प्रेजेंटेशन देंगे उसी अनुरूप आप इसका शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ जोड़िए ताकि हमारी ऊर्जा का स्तर भी बढ़े। और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरी क्लासेस को कंटिन्यू करें और आप एक स्तर देखें कि किस प्रकार यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार से पूछे जाएंगे और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और करंट इश्यूज़ के पॉइंट से मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उसको हम पैरेलल इसी प्रकार से तैयार करेंगे। मैं प्रवीण सर का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने मुझे मंच दिया। अगेन थैंक यू सर। अब हम बिल्कुल आधुनिक भारत का इतिहास कंटिन्यू कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास जो है, आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसकी शुरुआत जो है यूरोपियंस के आगमन के साथ में होता है। उससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ राइटिंग स्किल्स आपके सामने प्रेजेंट की जाए, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उसको किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा, जनरल स्टडी के सामान्य अध्ययन के प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले सपोज कीजिए कि आपके पास में एक क्वेश्चन है, मैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को ले रहा हूं। जैसे मैंने एक पॉलिटी का क्वेश्चन लिया और उस पॉलिटी के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जोड़ेंगे और किस प्रकार से एक ही प्रश्न के माध्यम से हम कई प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले मान लीजिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, क्या बदलते परिवेश में उच्च सदन प्रासंगिक है। और यहां पर लास्ट में मान लीजिए यहां पर आपका दिया हुआ है टिप्पणी कीजिए। मैंने आपके सामने एक मेंस का क्वेश्चन प्रेजेंट किया और ये क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में पॉलिटी से रिलेटेड है। क्या बदलते परिवेश में उच्च सदन प्रासंगिक है? इसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, क्या बदलते परिवेश में 1857 का विद्रोह प्रासंगिक है?
मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्या बदलते परिवेश में 1857 का विद्रोह प्रासंगिक है। तो मैं दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आप उसके उत्तर लेखन की शुरुआत जो है वो यहां से मत कीजिए, उसकी उत्तर लेखन की शुरुआत जो है वो आप यहां से कीजिए कि सबसे पहले आप देखिए कि टिप्पणी शब्द का अर्थ क्या होता है। टिप्पणी का इंग्लिश वर्जन होगा कमेंट कीजिए, और जहां पर भी कमेंट करना आएगा वहां पर उसका अर्थ होगा, उसमें आपको जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट का आपको पक्ष भी दिखाना है, उसका विपक्ष भी दिखाना है, और लास्ट में उसका एक संतुलित दृष्टिकोण आएगा। लास्ट में उसका एक संतुलित दृष्टिकोण आएगा कि किस प्रकार से आपको उसका संतुलित दृष्टिकोण व्यक्त करना है। सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी आपके पास मेंस में प्रश्न आए तो मेंस में अंदर आपको ध्यान रखना है कि क्या बदलते परिवेश में उच्च सदन प्रासंगिक है। मैंने क्वेश्चन पॉलिटिकल लिया है, लेकिन आगे मैं इस किसी क्वेश्चन को मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में जोड़ना चाहूंगा। यहां पर सबसे पहले मैंने कहा कि जैसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टिप्पणी शब्द का अर्थ क्या होगा। अगर हमें टिप्पणी शब्द का अर्थ पता है तो उसी संदर्भ में हम किसी प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे क्या बदलते परिवेश में समलैंगिक विवाह प्रासंगिक है, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। और ध्यान रखना हमारा पेपर जो है जीएस का जो पेपर होगा उसका नाम सामान्य अध्ययन है, इसलिए हमें सामान्य तरीके से प्रश्नों के उत्तर को प्रस्तुत करना चाहिए। यहां पर आप देखो जैसे पक्ष, विपक्ष और संतुलित दृष्टिकोण। सबसे पहले बदलते परिवेश का अर्थ जानना होगा। बदलता परिवेश मतलब 21वीं शताब्दी के अंदर, बदलता परिवेश का मतलब 21वीं शताब्दी में, और 21वीं शताब्दी में राष्ट्रीय स्तर पर बदलते परिवेश का अर्थ क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते परिवेश का अर्थ क्या है। ये दो चीजें हम देखेंगे। और जहां पर भी संविधान से क्वेश्चन आएगा तो जैसे मान लीजिए यहां पर उच्च सदन है, अपर हाउस है, तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे संविधान के साथ में। और संविधान में उच्च सदन का अर्थ अगर हम देखें संघ स्तर पर, तो संघ स्तर पर इसका अर्थ है राज्यसभा, जबकि राज्य स्तर पर इसका अर्थ होगा विधान परिषद से। राज्य स्तर पर इसका मतलब होगा विधान परिषद से। और एक चीज और ध्यान रखना, जहां पर भी प्रासंगिक शब्द आए इसका मतलब वो चीज कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो रही, तभी तो उसके यहां पर प्रासंगिक आया है, तो आपको उसकी प्रासंगिकता भी दिखानी है और उसकी अप्रासंगिकता भी दिखानी है। तो मेरे कहने का मतलब है जब आप किसी प्रश्न को लिखोगे तो सबसे पहले उस प्रश्न का प्रारूप आपके दिमाग में बनना चाहिए, और प्रारूप आपके दिमाग में तब बनेगा जब आपको टिप्पणी शब्द का अर्थ पता होगा। अब जैसे आप जब इसकी शुरुआत ही करोगे, जब आप इसकी भूमिका लिखोगे तो उस भूमिका में ही कम से कम ये आपको जोड़ना पड़ेगा, बदलता परिवेश अर्थात 21वीं शताब्दी में राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जन जागरूकता और क्षेत्रीय दलों का बढ़ता महत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के इस दौर में भारतीय संविधान में उल्लिखित संघ स्तर पर राज्यसभा और राज्य स्तर पर विधान परिषद की भले ही कुछ अप्रासंगिकताएं हो, लेकिन ये आज भी प्रासंगिक है। सबसे पहले आप जो शुरुआत करेंगे उस शुरुआत के माध्यम से ही आपको बेहतरीन नंबर मिलने की संभावना होगी। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर एक टिप्पणी शब्द दिया कि उस टिप्पणी शब्द का अर्थ किस प्रकार से आप लोगे। मैं आपको इसी प्रश्न को आगे आधुनिक भारत के साथ भी जोड़ के दिखाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस और करेंगे एक पॉइंट पर, और वो बिंदु हमारा होगा जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की समीक्षा कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की समीक्षा कीजिए। अब आपको बता दूं कि यहां पर 90% लोग जो होंगे उनको सिर्फ गांधी से मतलब है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में क्या क्वेश्चन पूछा गया है उससे मतलब नहीं है। तो यहां पर हमें सबसे पहले, अगर मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहा होता तो सबसे पहले मैं यहां पर देखता कि समीक्षा शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले समीक्षा शब्द का अर्थ क्या है,
तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर समीक्षा में जो भी पूछा गया है उसका सकारात्मक और उसका नकारात्मक दोनों चीजों को वहां पर व्यक्त करना होगा, उसका सकारात्मक पार्ट भी और उसका नकारात्मक पार्ट भी। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि सकारात्मक का अर्थ होगा यहां पर उनकी यहां पर उपलब्धियां, और नकारात्मक का मतलब होगा यहां पर उनकी कमियां। इन दोनों चीजों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दिखाना होगा। मतलब सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या तो उपलब्धियां थी और क्या कमियां थी, ये लगभग समीक्षा में बराबर आएगी। लेकिन यहीं पर अगर समीक्षा शब्द के स्थान पर यहां पर मूल्यांकन शब्द आए, यहां पर यदि मूल्यांकन शब्द आए, तो इस स्थिति में उपलब्धियां और कमियां जो है, यहां पर उपलब्धियां और कमियां जो है वो बेसिकली आपकी 3:1 के अंदर आएगी, 3:1 के अंदर आएगी, 3:1 के अंदर आएगी, 3:1 के अंदर आएगी। और यदि यहां पर शब्द ये आए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, अगर यहां पर आए कि आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो इस स्थिति में यहां पर आपको कमियां ज़्यादा दिखानी है, कमियां ज़्यादा और उपलब्धियां वहां पर कम होगी, कमियां ज़्यादा और उपलब्धियां कम होगी। ऐसा क्वेश्चन गांधी के संदर्भ में कम पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है समीक्षा का इंग्लिश में मतलब होगा रिव्यू, समीक्षा का इंग्लिश में वर्ड का होगा रिव्यू। सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव, उपलब्धियां अचीवमेंट्स, और कमियों का मतलब होगा ड्रॉबैक्स। तो मैंने यहां पर यह कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की समीक्षा कीजिए। अगर समीक्षा पूछता है मतलब रिव्यू करना हो, तो वहां पर उपलब्धियां और कमियां बराबर होगा। और यही क्वेश्चन अगर आपका जनरल स्टडी में कहीं भी और आए, जैसे वर्तमान परिदृश्य में नरेगा योजना की समीक्षा कीजिए, तो आपको नरेगा योजना की उपलब्धियां और कमियां दोनों बताना है। लेकिन नरेगा योजना का मूल्यांकन कीजिए तो वहां पर आपको 3:1 में बताना है, उपलब्धियां ज्यादा और कमियां कम। लेकिन अगर आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछे, जैसे नोटबंदी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो वहां पर आपको आलोचनात्मक शब्द आ गया है, इसलिए वहां पर आपको कमियों को ज्यादा उजागर करना होगा, हालांकि कुछ उपलब्धियों के साथ में उसको बताना होगा। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखें। और अब अगर आपको ये वर्ड्स पता है, तो उसके बाद में आप समीक्षा, मूल्यांकन और आलोचनात्मक मूल्यांकन तीनों को बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हो। जैसे यहां पर शब्द है आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो मेरा अपना मानना है कि ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन में उन लोगों के बारे में आलोचनात्मक मूल्यांकन ज्यादा पूछा जाएगा जिनकी भूमिका पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़ी नेगेटिव रही हो। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्ना की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यहां पर जिन्ना का आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जा सकता है। तो स्पेशली आलोचनात्मक क्रिटिकल इवैल्यूएशन आएगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो ये आप लोग ध्यान रखें। अब आज जो है आज जो मेरी क्लास है वो केवल इंट्रोडक्टरी क्लास है, स्टार्टिंग हम कल से करेंगे। आज हम जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री के आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है, हमें किस प्रकार से पढ़ना है, और अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का व्यू किस प्रकार से होना चाहिए। अब जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, सपोज कीजिए इतिहास, और हमारा जो भारतीय इतिहास है उस भारतीय इतिहास के टोटल 3 पार्ट हैं। भारतीय इतिहास के टोटल 3 पार्ट हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये 3 पार्ट आपके सामने होंगे। आपके इतिहास के 3 पार्ट हैं। इतिहास के 3 पार्ट आपके पास में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री।
ये 3 पार्ट आपके सामने हैं। जनरली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास का ये विभाजन किस आधार पर किया गया है। ध्यान रखना, भारतीय इतिहास का जब अंग्रेजों ने विभाजन किया था तब अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल। लेकिन ध्यान रखना, इतिहास किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। तब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर इस स्थिति में ये इतिहास का विभाजन किस आधार पर किया गया है? क्यों हम इस पार्ट को प्राचीन काल का इतिहास कहते हैं, क्यों इस पार्ट को मध्यकाल का इतिहास कहते हैं और क्यों इस पार्ट को आधुनिक काल का इतिहास कहते हैं? सबसे पहले हम डिवीजन ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर आपसे कोई अगर ये पूछे कि इतिहास का ये विभाजन किस आधार पर किया गया है, तो इसका उत्तर होगा जहां पर भी निरंतरता के साथ परिवर्तन व्यापक स्तर पे दिखाई दे। जहां पर भी निरंतरता कहते हैं कंटिन्यूटी को, निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन व्यापक स्तर पे दिखाई दे, वहां पर इतिहास बदलता है। जैसे आप देखोगे यहां पर परिवर्तन का मतलब क्या होगा, तो यहां पर परिवर्तन का मतलब होगा कि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में जहां पर व्यापक स्तर पे परिवर्तन नजर आएगा वहां पर इतिहास बदलता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का उत्तर मैंने बोल दिया है। जस्ट आपसे ये पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहास का डिवीजन किस आधार पे किया गया है। तो इसका उत्तर होगा जहां पर भी इतिहास में निरंतरता के साथ साथ व्यापक स्तर पे परिवर्तन दिखाई देंगे वहां पर इतिहास बदलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लीजिए यहां पर लिया, ऋग्वेदिक काल को भी उप विभाजन किया और यहां पर एक काल आ गया ऋग्वेदिक काल, यहां पर एक काल आया ऋग्वेदिक काल और एक काल आया उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। अब जो उत्तर वैदिक, ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल जो है इसमें अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है, इसमें अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है। जबकि उत्तर वैदिक काल में आते आते अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन से एग्रीकल्चर हो गया है। तो आप देखोगे यहां पर अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन है और यहां पर अर्थव्यवस्था का आधार एग्रीकल्चर है। तो यहां पर मतलब ऋग्वेदिक काल में भी पशुपालन है और उत्तर वैदिक काल में भी पशुपालन है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया। जब अर्थव्यवस्था का आधार कृषि हो गया तो सभी क्षेत्रों में परिवर्तन दिखाई देगा, इसलिए यहां पर इतिहास बदलेगा। और आप देखोगे पूरे इतिहास में महिलाओं की सबसे बेहतरीन स्थिति अगर कहीं रही है तो वो बेसिकली ऋग्वेदिक काल में रही है। तो मैंने सबसे पहला आपको ये बताया कि भारतीय इतिहास का ये विभाजन किस आधार पर किया गया है। तो भारतीय इतिहास का ये विभाजन जो है वो बेसिकली निरंतरता के साथ साथ जहां पर भी व्यापक स्तर पे परिवर्तन दिखाई देंगे वहां पर इतिहास बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट्स में आ रहा है कि सर मेंस के क्वेश्चन, तो आज तो मैंने जस्ट बेसिक स्टार्ट किया है। मैं आपको मेंस के पॉइंट से इतना परफेक्ट कर दूंगा कि आप मेरे वीडियोस देखना आप कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इसके लिए। बस मुझे थोड़ा सा मेरा एनर्जी लेवल और बढ़ने दें कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ें और आपको मैं आधुनिक भारत के इतिहास आप तक प्रेजेंट करूं। तो नंबर 1 मैंने ये कहा कि भारतीय इतिहास का जो विभाजन किया गया है वो बेसिकली प्राचीन, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न के आधार पर किया गया है। और ये किस आधार पर है, तो जहां पर भी इतिहास में निरंतरता के साथ व्यापक स्तर पे परिवर्तन दिखाई देगा वहां पर इतिहास बदलेगा। और परिवर्तन किस क्षेत्र में? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर। अब आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया शुरू करने जा रहे हैं।
उसकी एक झलक मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उस आधुनिक भारत के इतिहास का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा एक तो भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन, और एक होगा भारत की आज़ादी। तो जस्ट आप जब पढ़ें तब इस प्रकार से पढ़ें कि आप एक कहानी को सुन रहे हैं, लेकिन लिखें इस प्रकार से कि आपको यूपीएससी में, मेंस में और प्री में किस प्रकार से काम करना है। यहां पर अगर भारत आज़ाद हुआ तो जाहिर सी बात है कि भारत पहले गुलाम रहा होगा, और गुलाम का मतलब यहां पर है कि भारत किसी न किसी देश का उपनिवेश रहा होगा। अगर उपनिवेश रहा तो भारत किस देश का उपनिवेश रहा? तो बेसिकली ये रहा ब्रिटेन का। ब्रिटेन का उपनिवेश कैसे रहा? तो भारत में एक कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर वो कंपनी आई तो उससे पहले भी कोई कंपनी आई होगी, तो सबसे पहले जो कंपनी आई वो पुर्तगाली कंपनी भारत में आई। मतलब हमें इतिहास को इस रूप में पढ़ना है कि एक पुर्तगाली कंपनी का भारत में आगमन हुआ, और उस कंपनी के बाद किस प्रकार से यूरोप की विभिन्न कंपनियां भारत में आई। उसमें से एक कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में इस्टेब्लिश होगी, और ये कंपनी जो है ये भारत में आएगी 1600 के अंदर, लेकिन 1757 से ये एक पॉलिटिकल पावर बन जाएगी। और उसके बाद किस प्रकार से ब्रिटेन भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगा, और फिर 1857 से 1947 तक किस प्रकार हमारा इतिहास चलेगा और हम किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, उसी की पूरी कहानी जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। वही जो कहानी है वो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है। मैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। अब अगर हमें भारत की आज़ादी और भारत के विभाजन को पढ़ना है तो हमें इस बात को पढ़ना होगा कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश किस प्रकार से बना, और भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और पुर्तगाली कौन थे। ये पूरी कहानी जो है ये आएगा आधुनिक भारत के इतिहास में। अब आधुनिक भारत के इतिहास का जो पहला यूनिट होगा, आधुनिक भारत के इतिहास की जो हमारी पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट में आपको 3 टॉपिक कवर करने होंगे। पहली यूनिट में हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं, और वो जो 3 टॉपिक है उसमें नंबर 1 जो है आपके पास में, भारत में यूरोपियंस का आगमन, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। और ध्यान रखना ये टॉपिक फैक्चुअल ज़्यादा होगा, इसमें मेंस का पार्ट कम होगा, लेकिन हम इसको पढ़े बिना मेंस के वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। पहला होगा भारत में यूरोपियंस का आगमन, द एंट्री ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। पहला टॉपिक हमारा जो होगा भारत में यूरोपियंस का आगमन, नंबर 1 जो होगा एंट्री ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियंस का आगमन। दूसरा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा उत्तरवर्ती मुगल शासक। सेकंड जो होगा लेटर मुगल एम्पायर, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य भी कह सकते हो, मुगल शासक भी कह सकते हो। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। और तीसरा टॉपिक इस यूनिट फर्स्ट का जो होगा वो होगा 18वीं सदी का भारत। तीसरा जो होगा 18वीं सदी का भारत, इंडिया इन 18th सेंचुरी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा जो आधुनिक भारत के इतिहास की यूनिट फर्स्ट जो होगी, उस यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक होगा भारत में यूरोपियंस का आगमन, एंट्री ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। उसके बाद होगा लेटर मुगल एम्पायर, और थर्ड होगा 18वीं सदी का भारत। अब यहां पर मैं इंटरलेट करना चाहूंगा सबसे पहले, फिर इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जब भारत में यूरोपियंस का आगमन होगा और यूरोपियंस से व्यापार करने के लिए आएंगे, उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा होगा। जब मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा होगा तो उसी स्थिति में भारत अनेक राज्यों में बंटा होगा। जब ये राज्य आपस में लड़ रहे होंगे तो उसी स्थिति में इन राज्यों की आपसी लड़ाई के अंदर इन यूरोपियंस को मौका मिला और इन्होंने भारत पर राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लिया। यही हमारा जो है यूनिट फर्स्ट होगा। इसको हम बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे।
तो यहाँ पर आप सबसे पहले 3 टॉपिक है, उन 3 टॉपिक को आपस में हमें इंटररिलेट करना है। नंबर 1, भारत में यूरोपियंस का आगमन, द एंट्री ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर मुगल एम्पायर, उत्तरवर्ती मुगल शासक, और थर्ड जो होगा 18वीं सदी का भारत, इंडिया इन 18th सेंचुरी। जब हम इन तीनों टॉपिक्स को आपस में इंटररिलेट करेंगे तभी हम इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास में हम इन 3 टॉपिक को पढ़ेंगे, भारत में यूरोपियंस का आगमन, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य और 18वीं सदी का भारत। अब जैसे मैंने सबसे पहले आपके पास से यूनिट फर्स्ट से जो टॉपिक लिया, वो टॉपिक हमारा जो है वो है भारत में यूरोपियन का आगमन। भारत में यूरोपियन का आगमन, द एंट्री ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये हमारा पहला टॉपिक है। आधुनिक भारत के इतिहास का पहला टॉपिक है भारत में यूरोपियंस का आगमन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या यूरोपियंस पहली बार भारत में आ रहे हैं? तो आप लोग इसका अर्थ समझना कि भारत में यूरोपियंस पहली बार नहीं आ रहे हैं। भारत और यूरोपियंस के बीच का संबंध तो प्राचीन काल से था। एंशिएंट एज से ही भारत और यूरोपियंस के बीच में रिलेशन थे। लेकिन अब जो आगमन होगा, उस आगमन का मतलब यहां पर होगा कि वो किस रास्ते भारत में आ रहे हैं। तो उत्तर होगा थ्रू द सी रूट, समुद्री रास्ते से। मतलब यहां पर जो भारत में यूरोपियंस का आगमन हो रहा है, वो आगमन किस संदर्भ में बता रहा है कि वो समुद्री रास्ते से यूरोपियंस का आगमन होगा। ध्यान रखना, यूरोपियंस इससे पहले जितने भी आए वो जो आएंगे वो स्थल मार्ग से आएंगे। अब थोड़ी लोकेशन पहले हम समझते हैं। लोकेशन को हम समझें, सपोज कीजिए कि ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये इसके नीचे ये साउथ अमेरिका है और यहां पर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसके पास लगा हुआ ये पार्ट आ गया अरब प्रायद्वीप, ये ईरान, और यहाँ पर ये आ गया भारत, और ये आपका आ गया इंडो चाइना पेनिनसुला। और जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर ये पार्ट, और यहाँ पर ये जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप को हम कहते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। ये आइबेरियन प्रायद्वीप है जिसमें यहाँ पर तो ये देश आ गया पुर्तगाल और यहाँ पर ये आ गया स्पेन। मतलब कुल मिला के यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली यूरोप कॉन्टिनेंट है। ये पार्ट पूरा यूरोप है। ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये सब के सब कैरिबियन आइलैंड्स हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया ये कैरिबियन आइलैंड्स, और ये कैरिबियन सागर है, और यहाँ पर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में यहाँ पर क्यूबा आ जाएगा, और ये यहाँ पर पूरे ये आप मान लीजिए कैरिबियन आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक महासागर है, और ये इंडियन ओशन आएगा पूरा। आज की तारीख में तो यहाँ पर ही सीधा रास्ता है कि यहाँ से सुएज कैनल से आप सीधा आ सकते हैं इस रूट से, लेकिन उस समय रास्ता नहीं था। ये रेड सी है, ये लाल सागर है। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि यूरोपियंस जो है वो उनका आगमन भारत में पहले था। यहाँ पर आप देखोगे जो देश आएगा इस जगह पर, ये देश टर्की है।
यहाँ पर ये देश टर्की है और ये इजराइल है। अब सबसे पहले मेरा टॉपिक जो है वो टॉपिक है भारत में यूरोपियंस का आगमन, द एंट्री ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। और मैंने कहा कि उस समय मतलब होगा 15वीं शताब्दी के अंदर। 15वीं शताब्दी में दुनिया की दो उभरती हुई शक्तियाँ, टू एमर्जिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की दो उभरती हुई शक्तियाँ जो थी वो पुर्तगाल और स्पेन थी। पुर्तगाल और स्पेन थी। और पुर्तगाल और स्पेन जो है वो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके पास ये होगा कि यूरोपियंस जो है वो समुद्र के रास्ते भारत क्यों आए। एक सिंपल क्वेश्चन आपके पास में है कि मैंने ये कहा कि भारत और यूरोप के बीच में, यहां पर ये भारत आ गया, भारत और यूरोप के बीच में पहले से ही रास्ता था स्थल मार्ग से, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो समुद्र के रास्ते आ रहे हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके पास में होगा कि यूरोपियंस जो है वो समुद्र के रास्ते भारत क्यों आए। इसका उत्तर क्या होगा? तो पहले हम ये देखें कि यूरोपियंस भारत में आना ही क्यों चाह रहे थे। तो नंबर 1 उसका उत्तर होगा यूरोप में मसालों की आवश्यकता। उसका उत्तर होगा नीड्स ऑफ यूरोप में मसालों की आवश्यकता, पहला पॉइंट ये होगा। नंबर 2, यूरोप में पुनर्जागरण, और उस पुनर्जागरण के कारण वहां के शासकों ने इस बात पर बल दिया कि समुद्री व्यापार के माध्यम से व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। तो 2 पॉइंट, मसालों की आवश्यकता और व्यापार को आगे बढ़ाने की क्षमता। अब उत्तर होगा कि समुद्र के रास्ते क्यों? तो उसका उत्तर होगा कि 1453 में 1453 में 1453 में जब उस्मानिया सल्तनत ने, ऑटोमन एम्पायर कहते हैं उसको, उस्मानिया सल्तनत ने जब तुर्की पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो उस स्थिति में यूरोप से एशिया जाने वाले तमाम लैंड रूट बंद हो गए और एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए यूरोपियंस समुद्र के रास्ते भारत की ओर उनका आगमन हुआ। और ध्यान रखना, आप जब ग्लोब में देखोगे तो इंडिया जो है, भारत जो है, इस भारत और इसके आसपास के श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये उष्णकटिबंध में है, ट्रॉपिकल जोन में है, जहां पर मसाले बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये मसालों का व्यापार यूरोप के साथ पहले से ही चल रहा था। तो सबसे पहले आप इस मैप को देखें, सबसे पहले इस मैप को आप देखें। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि भारत में यूरोपियंस का आगमन समुद्र के रास्ते क्यों हुआ। यूरोप में मसालों की आवश्यकता, यूरोप में पुनर्जागरण जिसके कारण लोगों का बौद्धिक विकास हुआ और वहां के शासकों ने समुद्री व्यापार के माध्यम से व्यापार पर बल दिया। नंबर 2, नंबर 3, पुर्तगाल और स्पेन जैसी नई शक्तियों का उद्भव। और नंबर 4 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि जब 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने टर्की पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो यूरोप से भारत जाने वाले या एशिया जाने वाले तमाम लैंड रूट बंद हो गए। इसलिए एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई और उसी वैकल्पिक मार्ग के तहत जो है यूरोपियन समुद्र के रास्ते भारत आए। अब इस क्रम में आप देखोगे, सबसे पहले तो आपका फाउंडेशन के पॉइंट से, जैसे मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्वेश्चन बना। अब फाउंडेशन के पॉइंट से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? फाउंडेशन के पॉइंट से आपके पास में 3 क्वेश्चन होंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपसे पूछे कि बार्थोलोम्यू डियाज कौन था। बार्थोलोम्यू डियाज कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज कौन था? नंबर 2 पूछे कोलंबस कौन था, हु वाज कोलंबस। सेकंड जो है वो था, दूसरा जो है वो है कोलंबस। और नंबर 3 जो है वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। मैंने सबसे पहले ये कहा कि भारत में यूरोपियंस का आगमन क्यों हुआ, और अब उसमें 3 क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहले है। पहला है बार्थोलोम्यू डियाज। सबसे पहला जो है बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज कौन था? तो मैं आपको पहले बताना चाहूँ कि बहुत सारे लोग पुर्तगाल और स्पेन से रवाना हुए, लेकिन जैसे ही वो अफ्रीका महाद्वीप का ये जो पॉइंट है,
इसमें मकरवर्त के आसपास को जैसे वो क्रॉस करते थे तो यहाँ पर आपको पता है पछुआ हवाएं चलती है, जिसको हम कहते हैं गरजता चालीसा, चीखता साठा। यहाँ पर उन पछुआ हवाओं के कारण, तेज आवाज के कारण डर के मारे लोग वापस भाग जाते थे। मतलब आए तो बहुत सारे लोग, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जो है हिम्मत करके आगे बढ़े। उन हिम्मत करके आगे बढ़ने वालों में पहला व्यक्ति जो था वो था बार्थोलोम्यू डियाज, जो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए पहला यूरोपियन जो होगा, यहाँ पर जो पहला यूरोपियन होगा वो बेसिकली बार्थोलोम्यू डियाज होगा, जो इस पार्ट से यहाँ पर चक्कर लगाते हुए यहाँ तक पहुँचा था। तो आपसे पहला पॉइंट पूछे, हु वाज बार्थोलोम्यू डियाज? बार्थोलोम्यू डियाज कौन था? तो बार्थोलोम्यू डियाज वो पहला यूरोपियन जो अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए अफ्रीका के एकदम साउदर्न पॉइंट केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो उसका पहला व्यक्ति जो था वो बार्थोलोम्यू डियाज था। पहला व्यक्ति जो था वो बार्थोलोम्यू डियाज था। अब उसके बाद में दूसरा मैंने कहा कोलंबस। कोलंबस ये सोचता है कि अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाएंगे, पृथ्वी गोल है, हम चलते जाएंगे तभी भारत आ जाएगा। और वो यहाँ से रवाना हुआ और वो जैसे ही यहाँ पहुँचा उसने इन्हीं आइलैंड्स को भारत समझ लिया। लेकिन जब उसको यहाँ पर मसाले नहीं मिले तब उसने कहा कि मैं पूर्वी गोलार्ध के बजाय पश्चिमी गोलार्ध में पहुँच गया हूँ, और उसी ने नाम दिया था वेस्ट इंडीज। यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पहुँच गया। इसलिए दोस्तों आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। लेकिन आप मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट से ध्यान रखना, आधुनिक भारत के इतिहास के, कि कोलंबस 1492 में भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वह कैरिबियन द्वीपों पर पहुंच गया। उसने इन द्वीपों को वेस्ट इंडीज़ नाम दिया। इसलिए आज की तारीख में जैसे हम नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में बताते हैं कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? उत्तर होगा कोलंबस। लेकिन वास्तव में वो नॉर्थ अमेरिका की खोज करने के लिए नहीं निकला था, बल्कि वो तो भारत की खोज के निकला था। और तीसरा क्वेश्चन होगा आपके पास में वास्को डिगामा। थर्ड जो होगा वो वास्को डिगामा होगा। और वास्को डिगामा से जो आपका प्रश्न होगा वो क्या होगा? यूरोप से लेकर भारत तक का पूरी तरह से समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वास्को डिगामा हो। वास्को डिगामा से आपको पॉइंट्स कौन कौन से ध्यान में रखने हैं? देखो, मेरे दृष्टिकोण से सबसे पहले वास्को डिगामा से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका बार्थोलोम्यू डियाज से। 1486 में केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बार्थोलोम्यू डियाज था। कोलंबस 1492। उसके बाद थर्ड जो है वास्को डिगामा, जिसने यूरोप से लेकर भारत तक का पूरी तरह से नया समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। उस समय यहाँ पर एक प्रिंसली स्टेट था जिसका नाम था कालीकट। वो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचता है? कालीकट। और कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका शानदार स्वागत किया। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखना कि आपके प्री के पॉइंट से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि जब वो यहाँ पर पहुँचा तो अरब सागर में किस गुजराती ने उसकी मदद की थी? तो उसका नाम होगा अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी के सहयोग से वह भारत पहुंचता है। और कब पहुंचा? 1498 में। उसकी यात्रा में 90 डेज का टाइम लगा था। और जब भारत से वापस वो पुर्तगाल गया तो उसकी यात्रा में जितना खर्चा आया उस खर्च का 60 गुना अधिक लाभ उसको हुआ। इसलिए उसने अपने राजकुमार हेनरी द नेविगेटर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि भारत के साथ व्यापार में बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए भारत से संबंधित भारत में आने वाली पहली यूरोपियन कंपनी जो थी उसका नाम एस्टाडो द इंडिया था। उस कंपनी का नाम एस्टाडो द इंडिया था। हम एस्टाडो द इंडिया के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि वहाँ से आपके एग्जाम में किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। मैंने अभी तक 3 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला, भारत में यूरोपियंस का आगमन क्यों हुआ, पहला। फिर अगर प्री के पॉइंट से देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा बार्थोलोम्यू डियाज के बारे में। बार्थोलोम्यू डियाज, कोलंबस और वास्को डिगामा, ये 3 पॉइंट कंप्लीट हुए। उसके बाद में एक नाम आ रहा है अब्दुल मजीद।
अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी, गुजराती मर्चेंट के माध्यम से वह भारत पहुंचता है। और भारत में किस स्टेट में पहुंचता है? तो कालीकट पहुंचता है। वो कब पहुंचा? 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। आपसे पूछे कि वास्को डी गामा की स्पेशलिटी क्या है, तो वो व्यक्ति था जिसने यूरोप से लेकर भारत तक का पूरी तरह से नया समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। तो ये पहला पॉइंट होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़े। सबसे पहले हमने लिया भारत में यूरोपियंस का आगमन, और उस यूरोपियंस के आगमन में अगर हम देखें तो भारत में नाविक भी आए जिनको हम कहते हैं सेलर, और भारत में यूरोपियन कंपनियां भी आई। भारत में यूरोपियन कंपनियां भी आई। अगर हम सेलर की बात करें, नाविक की बात करें, तो भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली। आप लोग ध्यान रखना, इंडिया में सबसे पहले एंट्री होती है समुद्र के रास्ते, सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद में इंडिया में आए डच। डच कहते हैं हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को। और डच के बाद आते हैं इंडिया में अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। और अंग्रेजों के बाद आए डेनिस। डेनिस कहते हैं, डच कहते हैं हॉलैंड को, डेनिस कहते हैं डेनमार्क को। और डेनिस के बाद में आए फ्रेंच, और फ्रेंच के बाद आए स्वीडिश। तो अगर हमें ये पढ़ना हो कि भारत में आने वाले नाविकों का क्रम क्या था, तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रेंच और फिर स्वीडिश आए। और अगर कंपनियों का क्रम पूछे तो ध्यान रखना, कंपनियों के क्रम में आएगा सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, और पुर्तगाली कंपनी के बाद में इंडिया में आती है ब्रिटिश कंपनी। पुर्तगाली कंपनी के बाद में आएगी ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी के बाद में आएगी डच, डच के बाद डेनिस, और डेनिस के बाद आएंगे फ्रेंच, और फ्रेंच के बाद आएंगे स्वीडिश। तो आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर सिर्फ एक अंतर है, और वो अंतर केवल यहां पर है। नाविक अगर पूछा जाएगा तो नाविकों क्रम ये होगा, क्योंकि डच नाविक 1595 में आ गया था। लेकिन अगर कंपनी पूछे तो ब्रिटिश कंपनी जो आई है वो आई है 1600 में, और डच कंपनी आई है 1602 में। यहां पर आप कंफ्यूजन ना करें, डेनिस आए 1616 में, और फ्रेंच आए 1664 में, और स्वीडिश आए 1731 के अंदर। तो ये आपकी कंपनी का और इसका क्रम होगा। तो दोस्तों, इसमें आप जो कमेंट्स दे रहे हो उसको आप क्लेरिफाई कीजिए प्लीज, कि नाविक का क्रम ये वाला होगा। नाविक में सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रेंच और स्वीडिश। और अगर आपको कंपनियों क्रम पूछे तो कंपनी में आएगा पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, स्वीडिश, इस प्रकार से क्रम होगा। केवल यहाँ पर अंतर है, कुछ लोग इसको याद करके जाते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं, तो आप ये गलती मत करना। ये मैंने आपको बता दिया है कि अंतर केवल जो आएगा वो डच और अंग्रेज के अंदर आएगा, बाकी सब सेम है। अब सबसे पहले भारत आने वाली कंपनियों में, जैसा कि मैंने कहा, जो पहली कंपनी इंडिया में आई वो कंपनी आई है पुर्तगाली। और दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना कि अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो अभी केवल फाउंडेशन के लिए आपके प्री फोकस करना पड़ेगा। फिर 2 क्लास के बाद में हम प्री और मेंस दोनों के पॉइंट से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। प्लीज़ तब तक आप एक बार पेशेंस बना के रखें। मुझे अनअकैडमी के साथ इसी
लिए जोड़ा गया है कि प्री के साथ साथ में मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाए, उसको मुझे स्पेशल यहाँ पर फोकस करना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं इंशाल्लाह बहुत शानदार तरीके से आपको उसको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन मेरे एनर्जी लेवल के लिए आप प्रयास करें कि कमेंट्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप बताएं, मैं उसको वैसा करने का प्रयास करूँगा। अब सबसे पहले पुर्तगाली इंडिया में आए। अब पुर्तगाली जो आए उसमें से जो पॉइंट्स याद रखने हैं, उसमें पहला पॉइंट जो होगा वो होगा वास्को डी गामा। सबसे पहले भारत आने वाला वास्को डी गामा। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आप लोग ध्यान रखना, वास्को डी गामा 1498। वास्को डी गामा यहाँ से वापस भारत से वापस पुर्तगाल जाएगा और पुर्तगाल के राजकुमार को उसने बताया, उस राजकुमार का नाम था हेनरी द नेविगेटर। और हेनरी द नेविगेटर से कहा कि भारत के साथ व्यापार में असीम संभावनाएं हैं, हम बेहतरीन व्यापार भारत के साथ में कर सकते हैं। इसलिए पुर्तगाली सरकार ने एक कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी को हम कहते हैं एस्टाडो द इंडिया। तो यहां पर एक पॉइंट आएगा, एस्टाडो द इंडिया। एस्टाडो द इंडिया के नाम से एक कंपनी की स्थापना हुई। ये बेसिकली एक पुर्तगाली कंपनी थी। एस्टाडो द इंडिया जो है ये बेसिकली एक पुर्तगीज कंपनी थी, एस्टाडो द इंडिया। और ध्यान रखना, पुर्तगाली कंपनी कैसी कंपनी थी, तो चूंकि ये पुर्तगाली सरकार के द्वारा बनाई गई है इसलिए ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, ये एक सरकारी कंपनी थी। जैसे भारत में है ONGC, IOC, इस प्रकार से ये एक सरकारी कंपनी थी। और ध्यान रखना, इसकी सरकारी कंपनी होना ही इसके पतन का पहला कारण होगा, क्योंकि सरकारी कंपनी होने के कारण सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक था। आपसे पहले पूछे कि भारत में आने वाली पहली कंपनी का नाम क्या था, तो उसका उत्तर होगा एस्टाडो द इंडिया। और एस्टाडो इंडिया जो था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना पुर्तगाल सरकार के द्वारा की गई। इसलिए कैसी कंपनी थी ये एक सरकारी कंपनी थी। पुर्तगाली कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। और एस्टाडो द इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली, तो पहली फैक्ट्री हालांकि इन्होंने खोली थी कालीकट के अंदर, लेकिन बाद में वहाँ की सरकार ने उसको बंद करा दिया और इनकी पहली फैक्ट्री जो स्टैब्लिश हुई भारत के अंदर वो कोच्चि में स्थापित होती है। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखें कि एस्टाडो द इंडिया की पहली फैक्ट्री जो है कोच्चि में होगी। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर भी कौन सा बनेगा, कोच्चि बनेगा। आपसे पूछे कि भारत में पुर्तगाली कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो कोच्चि होगा। अब नेक्स्ट, एस्टाडो द इंडिया से आपका और जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका बन सकता है कि एस्टाडो द इंडिया जो कंपनी इंडिया में आई उसका पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसका पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहला होगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका कार्यकाल 1505 से 1509 था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का कार्यकाल 1505 से 1509 तक था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा में आपको जो पढ़ना है कि सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट पर किस कंपनी की शुरुआत हुई, पुर्तगाली कंपनी की। पुर्तगाली कंपनी का हेडक्वार्टर कहां बना, उत्तर होगा कोच्चि। पुर्तगाली कंपनी का हेडक्वार्टर बना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और पुर्तगाली कंपनी का हेडक्वार्टर बना कोच्चि। अब यहां से एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो था ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। आपका यहां पर होगा ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, या इसी को हम कहते हैं नीले जल की नीति क्या थी। इसी को हम कहते हैं नीले जल की नीति क्या थी। ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति क्या थी। तो यहां पर दोस्तों आप ध्यान रखना कि पुर्तगाली जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उस समय जो नौसेना थी, नेवी जो थी, वो नौसेना केवल पुर्तगालियों के पास में थी उस समय भारत के राज्यों के अंदर। इसलिए पुर्तगाली सरकार ने पुर्तगालियों को ये आदेश दिया कि आप जो है हिंद महासागर पर
और हिंद महासागर में भी स्पेशली जो है आप हिंद महासागर में भी स्पेशली अरब सागर पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करें। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपसे अगर पूछे कि ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किस कंपनी से था, तो उत्तर होगा पुर्तगाली कंपनी से। सेकंड क्वेश्चन होगा कि नीले जल की नीति का संबंध किसके कार्यकाल से है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के कार्यकाल से है। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन था, तो ये भारत में पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर था, और आज के संदर्भ में कह सकते हैं कि एक प्रकार से पुर्तगाली कंपनी का भारत में क्या था, सीईओ था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। यहां पर गवर्नर का अर्थ राज्यपाल नहीं होगा, यहां पर वो पुर्तगाली कंपनी का सीईओ था। तो ये भी हम इसमें ध्यान रखेंगे। नीले जल की नीति क्या है, नीले जल की नीति ये भारत में पुर्तगाली कंपनी द्वारा हिंद महासागर पर सामरिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाई गई नीति थी, जिसके अंतर्गत पुर्तगाली सरकार ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को यह आदेश दिया कि भारत में तटीय क्षेत्र में अधिक से अधिक किले बनाए जाएं, ताकि हम अरब सागर पर या हिंद महासागर पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सकें। इसी संदर्भ में हम आगे पढ़ते हैं कि कार्ड्स आर्मेडा क्या था। कार्ड्स आर्मेडा क्या था, इसको भी इसके अंदर पढ़ते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ब्लू वाटर पॉलिसी के संदर्भ में पूछा गया है। आगे ब्लू वाटर, उसके बाद में जैसे आप देखोगे, इसके बाद सेकंड नंबर जो आएगा वो था अल्फांसो डी अल्बुर्क। इसके बाद जो आएगा अल्फांसो डी अल्बुर्क। अल्फांसो डी अल्बुर्क, और इसका कार्यकाल जो है 1509 से 1515 होगा। अल्फांसो डी अल्बुर्क के अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना है, अल्फांसो अल्बुर्क के टाइम में क्या क्या ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री का केवल स्टार्टिंग किया है, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे साथ में वाईफाई और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आधुनिक भारत के इतिहास को समझाने का प्रयास करूंगा। और उसको समझाने के साथ साथ ये भी प्रयास होगा कि आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए का क्या अर्थ होता है, मूल्यांकन कीजिए में क्या लिखते हैं, समीक्षा को कैसे लिखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग की समीक्षा कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जवाहरलाल नेहरू की समीक्षा कीजिए, या फिर उसी समीक्षा शब्द का प्रयोग हम और जगह जगह पर किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका पूरा ब्यौरा आपको इस क्लास में दिया जाएगा। मेरी क्लास रेगुलर रहेगी, आपको मैं बेहतरीन तरीके से अपडेट होकर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सपोज कीजिए 1970 में कोई घटना हुई है या 1870 में कोई घटना हुई है, अगर उस घटना के अब 2020 में 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा। साथ ही साथ वे घटनाएं जिनको जो 1919 या 2020, 1919 या 1920 में हुई, जैसे खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, ऐसे घटनाएं को 100 साल पूरे हो रहे हैं, और यूपीएससी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकती है। और एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछा गया तो किस प्रकार से पूछा जाएगा, वहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा, उसका मैं बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ हम इस पूरे फेज के अंदर एक चैप्टर ऐसा होगा जिसमें पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश आर्थिक शोषण के 3 चरण। वो 3 चरण जो है वणिकवाद, मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, जिसको हम कहते हैं मर्केंटलिज्म, फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म और फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। उन 3 फेज को पढ़ने के बाद चाहे किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आए, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आधुनिक भारत के इतिहास के जो टिपिकल क्वेश्चन आप देखते हो, उसको हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। और सॉल्व तब होगा जब हम किसी क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से तोड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर आप तोड़ देते हो और फिर उसको जोड़ देते हो तो एक शानदार उत्तर आपका होगा, और वो उत्तर जो है न केवल आपको यूपीएससी परीक्षा पास कराएगा, बल्कि यूपीएससी में बेहतरीन रैंक कैसे आती है ये भी आपको हम बताएंगे। और प्रयास करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जो लोग फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से दिया जाए। मैं अपना 200% देने का प्रयास करूंगा विथ एनर्जी के साथ में, लेकिन
उसके लिए आपको भी साथ साथ में इसका बेहतरीन रिवीजन करना होगा कि किस प्रकार से हम मॉडर्न हिस्ट्री को और मॉडर्न हिस्ट्री के माध्यम से बाकी सब्जेक्ट को किस प्रकार से बेहतरीन नए आयाम दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज की मेरी क्लास ली। अगेन धन्यवाद। जय हिंद।